हेलो बच्चों। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने डेनियल सेल के बारे में पढ़ा था। डेनियल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेनियल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, डेनियल सेल की बनावट, उसकी रिएक्शंस, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था। किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? नर्स्ट इक्वेशन किसी भी सेल का या किसी भी इलेक्ट्रोड का किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल निकालने के लिए काम में ली जाती है। इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल का सेल पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ईएमएफ, ये हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालते हैं। अगर मान लीजिए हम कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन है, या कह सकते हैं किसी भी कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं या किसी भी टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड के अलावा, तो हम वहां नर्स्ट इक्वेशन काम में लेते हैं। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि हमने जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 Zn+2 टू Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट रखा था, और कॉपर का Cu+2 टू Cu इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट रखा था। ठीक है, अब तक तो हमने पढ़ा था कि ये मान होता है, ये मान होता है। अब सवाल ये आता है कि ये वैल्यू आई कहां से, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आए कहां से? क्या ये कहीं से निकाले गए हैं, मतलब किसी भी कोई प्रोसेस द्वारा निकाले गए हैं, या फिर माना गया है, या कुछ जो भी है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इनका ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये आया तो आया कहां से। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड है मान लीजिए जिंक का, ये लीजिए, इसी को अपन जिंक इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं या कॉपर इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। अब इसमें जो है एक वायर है। अब मुझे एक बात बताइए, जब हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, विभवांतर निकाल रहे हैं या ईएमएफ निकाल रहे हैं, तो या तो हम काम में लेंगे वोल्ट मीटर या हम काम में लेंगे पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर या विभव मापी। ठीक है, वोल्ट मीटर या विभव मापी ईएमएफ निकालने के लिए। लेकिन सवाल यह आता है कि हमारे इन दोनों डिवाइस के अंदर दो टर्मिनल होते हैं। दो टर्मिनल पे किसी भी सेल के जैसे एक नॉर्मल सेल होता है अपना, इस सेल में ऊपर एक टर्मिनल हो गया, नीचे एक टर्मिनल हो गया, दोनों से तार निकाला, दोनों से तार लगा के और हमने वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर में इसको जोड़ दिया। जो भी रीडिंग आएगी या जैसे भी हम निकालते हैं, इजी वे में हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, विभवांतर या सेल का सेल विभव निकाल सकते हैं। क्वेश्चन इज दिस कि एक इलेक्ट्रोड, अकेला इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो वो कैसे निकालें? बिकॉज एक इलेक्ट्रोड में एक ही टर्मिनल पाया जाता है। देखिए, एक वायर है। अब मुझे एक बात आइए, इस वायर को इधर जोड़ें या इधर जोड़ें, सर्किट तो पूरा होगा ही नहीं। वोल्टमीटर में मैंने जोड़ दिया, वोल्टेज की सुई जो होती है वो ऊपर जानी चाहिए, वो नहीं जाएगी, बिकॉज दो टर्मिनल होने चाहिए। तो फिर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला तो निकाला कहां से? ये अलग अलग वैल्यू आई तो आई कहां से? तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यही है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे ज्ञात करें। समझ में आई बात? SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका दूसरा नाम होता है सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE, जो यहां पे लिख दिया गया है। SHE या NHE दोनों एक ही नाम है, ये ध्यान रख लेना। ये मत समझना कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया है, ये नॉर्मल कंडीशन में लिया है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE के नाम से इसको ज्यादा बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लेंगे अब यहां पे काम में। देखिए, ये कोई भी एक इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को अपन ने यहां एक टर्मिनल से जोड़ दिया और SHE को दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया।
उसके द्वारा अब हम दोनों टर्मिनल की पूर्ति कर सकते हैं और दोनों टर्मिनल द्वारा एक सेल बना सकते हैं। अब उस सेल का हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं। बोल साहब ऐसा क्या है SHE में, चलिए देखते हैं। तो SHE के बारे में 3-4 पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है, यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। संदर्भ इलेक्ट्रोड है, यानी कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कोई भी हो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना, 0 या 0 माना जाता है, माना जाता है। assumed to be 0, its electrode potential assumed to be 0 माना जाता है। किसने कहा था ये? IUPAC ने कहा था। मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, ये कौन कह रहा है? IUPAC। तीसरी बात यह है कि यह एक गैस आयन इलेक्ट्रोड है। गैस आयन इलेक्ट्रोड है। गैस आयन इलेक्ट्रोड यानी कि यहां मेटल इलेक्ट्रोड जो हम काम में लेते थे, मेटल आयन इलेक्ट्रोड काम में लेते थे कि एक पात्र लिया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर कोई सॉल्यूशन भर दिया, उस सॉल्यूशन के अंदर जो आयन है उसी आयन से रिलेटेड रॉड उसके अंदर रख दी। अब यहां कोई रॉड नहीं है, यहां क्या है? मेटल रॉड की बजाय गैस है। आयन तो वही है, पहले भी आयन थे, अभी भी आयन है, लेकिन यहां एक मेटल रॉड की जगह पे क्या है? कि गैस है। और वो जो गैस और आयन हैं वो कौन कौन से हैं? गैस तो होती है यहां पर H2 गैस, और आयन होते हैं यहां पर H+ आयन। ये लो। और सबसे प्यारी सी बात क्या है इसकी कि यह एनोड हाफ सेल व कैथोड हाफ सेल दोनों की भांति प्रयुक्त किया जा सकता है। It can be used as a cathode half cell and also as a anode half cell काम में लिया जा सकता है। चलिए, क्लियर हो गई बात। ये 4 पॉइंट हम याद रखेंगे कि यह एक क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड है तो इसका मतलब इसका कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो फिक्स रख दिया कि ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब इसके साथ कोरिलेट करके, इसके साथ कंपैरिजन करके, तुलना करके हम दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। समझ गए मेरी बात? तो इसका 0 इलेक्ट्रोड विभव होता है, चाहे वो SOP हो चाहे वो SRP हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये ध्यान रखना। एक और पॉइंट लिख देता हूं। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये इसको अपन क्या कर रहे हैं? एनोड की तरह काम में ले रहे हैं, एनोड की भांति काम में ले रहे हैं। तो देखिए एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो H2 से क्या बनता है? 2H+। ठीक है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, E0 H2 हाफ H2 2H+ इज इक्वल टू 0। या हम ऐसे बात करें कि यदि ऑक्सीडेशन के बजाय रिडक्शन हो रहा है इस इलेक्ट्रोड पर, यानी कि कैथोड हाफ सेल की तरह अगर इसको हम काम में ले रहे हैं, तो H+ से क्या बनेगा? हाफ H2। ठीक है, तो इसका मतलब इसका अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो क्या होगा भैया?
H प्लस से हाफ H2 इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो, इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का वैल्यू क्या होता है? जीरो। कहीं से निकाला नहीं गया है, आईयूपीएसी ने माना है इसको। आईयूपीएसी ने क्या कहा था? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो मान लो और जीरो मान के फिर आगे काम करो। तो पहले तो इसको उतार लो, ये 5 पॉइंट हैं, ठीक है, इनको एज इट इज उतार लो। यहां नीचे लिख देना, इसके नीचे क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन, और यहां क्या है? रिडक्शन। चलो इसको एज इट इज उतार दो, फिर हम बात करते हैं इसकी बनावट, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ये हमको देखना है। चलो उतारो। तो हेडिंग लगा दो, हेडिंग लगा दो SHE की बनावट, कंस्ट्रक्शन ऑफ SHE। ठीक है, SHE की बनावट कैसी होती है? देखिए डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम पे फोकस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर, इस पात्र के अंदर हमने क्या डाल दिया है? कोई सॉल्यूशन। ये लीजिए, ये कोई सॉल्यूशन डाल दिया, ये लीजिए। सॉल्यूशन कैसा है? जिस विलयन के अंदर, जिस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन हो, ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेटर एग्जांपल क्या है? 1MHCl, 1MHCl का विलयन। ठीक है, इधर ये एक वायर है, एक प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम का तार है, ये दीजिए, किसका वायर है? प्लेटिनम वायर। ठीक है, कैसा है? एक्रिय, इनर्ट है, इनर्ट एक्रिय बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, ये लीजिए, ये एक ग्लास जैकेट है। क्या है? ग्लास जैकेट है, कांच का जैकेट है। ठीक है, इस कांच के जैकेट के अंदर जो है ये प्लेटिनम का वायर सेट किया हुआ है, और एक यहां से एक रास्ता या एक कैसे कह सकते हैं कि पाइप छोड़ा हुआ है, जिसके अंदर से H2 गैस प्रवाहित की जाती है, H2 गैस प्रवाहित की जाती है, और वो भी 1 atm प्रेशर पर, एक वायुमंडलीय दाब पर यहां से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है। समझ में आ गई बात? ये हो गया 1MHCl, ये हो गया प्लेटिनम वायर, ये हो गया H2 गैस। ठीक है, अब देखिए ये वायर जो है, इसके साथ में एक ये पट्टी जैसी स्ट्रक्चर, ये एक पट्टी जैसी स्ट्रक्चर ये लटकी हुई है। ये क्या है भैया? ये है प्लेटिनम ब्लैक। यहां पे लिख देता हूं, ये देखिए, ये है प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड, या प्लेटिनम ब्लैक बोल दो। प्लेटिनम ब्लैक और एक प्लेटिनम वायर एक्रिय, इनसे मतलब क्या है? यहां पर ये प्लेटिनम ही क्यों लिया? देखिए, प्लेटिनम सबसे कम क्रियाशील या कह सकते हैं कि अक्रियाशील धातु है। ये अक्रियाशील होने का मतलब क्या है यहां पर? कि जो भी रिएक्शन इस इलेक्ट्रोड के अंदर या यहां जो होने वाली रिएक्शन है, इसके अंदर ये प्लेटिनम पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। यहां जो रिएक्शन हमको करवानी है केवल वही होगी, प्लेटिनम का यहां कोई रोल नहीं होगा। प्लेटिनम का दूसरा काम क्या होता है? एडजॉर्प्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना, अवशोषण या अधिशोषण। ये प्लेटिनम की जो पट्टिका है, क्या होगा कि जब हम 1 atm प्रेशर पर H2 गैस यहां से प्रवाहित करेंगे, तो ये जो प्लेटिनम की पट्टिका है, ये प्लेटिनम जो पट्टिका है, या कह सकते हैं प्लेटिनम ब्लैक का जो ये आवरण है, इस पे हाइड्रोजन गैस सतह पर चिपक जाती है। और सतह पर कोई भी चीज चिपकना क्या कहलाता है? अधिशोषण। चैप्टर नंबर 5 जो अपना आने वाला है, उसके अंदर अपन अधिशोषण या एडजॉर्प्शन की बात पूरी तरह से करेंगे। ठीक है, तो एडजॉर्ब हो जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है। एडजॉर्ब होने के बाद ये तो भैया बन गई हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रोड बन गया एक तरह से।
समस्या यही तो थी कि हाइड्रोजन गैस है, उस गैस को एक धातु की तरह, याद करो जिंक को एक जिंक सल्फेट के विलयन में एक पट्टी का रख दी थी खड़ी। अरे हाइड्रोजन गैस को कैसे खड़ी रखें, हाइड्रोजन गैस को कैसे काम में लें? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था H2 से H+ या H+ से H2 बन रहा है, ठीक है, तो वो सब काम हो रहा है। तो एक बात बताइए, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड कहां से बना? तो अब हमको सब चीज पता चल रही है कि हाइड्रोजन गैस को जब यहां से 1 atm प्रेशर पर डाला जाता है तो ये प्लेटिनम ब्लैक जो है इसकी नेचर होती है कि हाइड्रोजन गैस को अपने सतह पर अधिशोषित करना, तो अपनी सतह पर चिपका लिया। बाकी की जो हाइड्रोजन गैस है, अब ये तो है नहीं कि जो हमने हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करी है वो एज इट इज पूरी की पूरी यहां पर अधिशोषित हो गई। बाकी की जो गैस है वो ऐसे बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है, ये ऐसे बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। जितनी अधिशोषित हो सकती है उतनी हो गई और बाकी की जो है बाहर निकल गई। क्लियर हो गई बात? अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमने देखा, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने देखा कि 1m कंसंट्रेशन का HCl का विलयन लिया गया है कि 1m कंसंट्रेशन जब HCl की है तो हम क्या कह सकते हैं कि 1m कंसंट्रेशन का ही H+ आयन है, यहां पर H+ आयन और Cl- आयनों की कंसंट्रेशन भी क्या हो गई? 1m हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि HCl जो है 1 मोल HCl 1 मोल ही H+ देता है और 1 मोल ही Cl- देता है, यानी कि जितने मोल HCl के होंगे उतने ही मोल H+ के होंगे। समझ गए मेरी बात? तो इस तरह से 1m HCl की कंसंट्रेशन है तो 1m ही H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी। अब यहां विलयन में है भैया H+, इस प्लेट पर है क्या? H2 गैस, प्लेट पर H2 गैस, विलयन में H+, प्लेट पर H2 गैस, विलयन में H+। बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, क्यों? क्योंकि अब यहां पर जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन दोनों की आ जाएगी तो उस जगह पर इस इलेक्ट्रोड के अंदर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, एक साम्य स्थापित हो जाएगा, एक साम्य स्थापित हो जाएगा, जिसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। H2 जो है वो 2H+, ये देखिए H2 और 2H+ आयन के मध्य इस तरह से एक साम्य स्थापित हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, और इस तरह से ये एक इलेक्ट्रोड बन जाएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये है अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब तुम्हारी मर्जी है इसको तुम ऐसे एज ए एनोड हाफ सेल काम में लो, तुम्हारी मर्जी है इसको एज ए कैथोड हाफ सेल काम में लो। SHE को अगर अपन एनोड हाफ सेल की तरह काम में लेते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, SHE को अगर अपन कैथोड हाफ सेल की तरह काम में लेते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, एनोड और कैथोड के रूप में उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये अब आगे देखो। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं SHE एज एन एनोड हाफ सेल। यानी कि क्या हो रहा है, एनोड है तो ऑक्सीडेशन, ये लीजिए ऑक्सीडेशन। ये देखो, अब मान लीजिए यहां इसको हमने क्या किया, एक सेल बनाया, सेल बनाया। तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए इसको हम एनोड की तरह काम में ले रहे हैं, एनोड की तरह काम में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन कौन सा हो रहा है भैया, देखना एक बार, ये तो हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हो गई बैकवर्ड रिएक्शन। अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया। H2 से अगर H+ बनता है तो ऑक्सीडेशन होता है क्या? अगर H2 से H+ बनता है तो ऑक्सीडेशन होता है क्या, नहीं होता? तो देखिए अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख दें, H2 से 2H आयन बन रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, प्रदर्शन याद करो, सेकंड वीडियो। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखिए H2
1 ATM। क्या बन रहा है इससे? H प्लस। अब अगर मान लीजिए H एटम को अगर बैलेंस करना चाहें तो इसको हाफ लगा देंगे, 1 ATM। ये लो जी। अब समस्या ये आती है कि इस इलेक्ट्रोड के अंदर H2 क्या है? एक गैस है, और वो गैस हमको पता है किसके ऊपर है? प्लेटिनम के ऊपर है। एडजॉर्ब हुई पड़ी है प्लेटिनम के ऊपर, एडजॉर्ब हुई पड़ी है प्लेटिनम के ऊपर, यानी कि प्लेटिनम के साथ में ये काम कर रही है। तो हम क्या कहेंगे? किसी भी गैस के लिए ये देखिए यहां प्लेटिनम और लगा देंगे, तो ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लो जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लेटिनम ब्रैकेट में हाफ H2 H प्लस। H प्लस की कोई भी कंसंट्रेशन हो, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें या गिवन कंसंट्रेशन की बात करें, वो हमारे यहाँ लिख दी जाती है। अगर हम 1m की बात कर रहे हैं यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं तो 1m लिख देते हैं यहाँ पे। ये लो जी भैया, स्टैंडर्ड कंडीशन में जिसमें हमने सेल बनाया है 1m कंसंट्रेशन एंड 1 ATM प्रेशर हो तो स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाती है। ये ध्यान रखना। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि यहां 1m हो यहां 1 ATM हो। ध्यान रखना इस बात का। स्टैंडर्ड कंडीशन बताइए मैंने तुमको, और स्टैंडर्ड कंडीशन में इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है? E0 हाफ H2 to H प्लस इज इक्वल टू 0। आराम से देख सकते हो कि SHE को अगर अपन एज ए एनोड हाफ सेल या एनोड की तरह अगर काम में लेते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके रिएक्शन कैसे लिखेंगे। ये तो हो गई पूरी सेल रिएक्शन इस तरह से। ये हो गई इलेक्ट्रोड की रिएक्शन, इलेक्ट्रोड पर होने वाली रिएक्शन। उतार लो, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, इसको बना लो पहले तो, फिर इसको उतार लो। फिर सेकंड पॉइंट डाल के SHE एज ए कैथोड हाफ सेल यानी कि रिडक्शन रिएक्शन जो है उसको लिखना है अब हमको सेकंड पॉइंट के रूप में। उतार लो, मैं इसको मिटा के दोबारा लिख रहा हूं ताकि दोनों रिएक्शन में तुम्हारे पास एक साथ लिख सकूं। ये देखिए कुछ इस तरह से था क्या? H2 से 2H प्लस अगर बनता है तो उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे इसकी? प्रदर्शन कैसे करेंगे कि प्लेटिनम ऑब्लिक H2 ऑब्लिक H प्लस। ठीक है, ये हो गया 1 ATM और ये हो गया 1m। ये लो जी, ठीक है। इसको अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? E0 H2 to H प्लस। E0 हाफ H2 to H प्लस इज इक्वल टू 0। इसी को ही यहां पे ऐसे भी लिख दो, प्लेटिनम ब्रैकेट में H2 ऑब्लिक H प्लस। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, बुक में हमको ये लिखा मिलता है, बुक में हमको ये लिखा मिलता है। ठीक है, वही 1 ATM और 1m कंसंट्रेशन। बार बार बोल रहा हूं 1m कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है। अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में ये 1m की जगह कोई दूसरा भी वैल्यू दे सकता है। उस जगह हमको ये E0 के बजाय E लिखना होगा, ओनली E0 के बजाय E लिखना होगा। और E निकालने के लिए याद करो नस्ट इक्वेशन काम में लेनी पड़ेगी, नस्ट समीकरण काम में लेनी पड़ेगी। चलिए यहां तक कोई दिक्कत। सेकंड पॉइंट डालते हैं।
SHE एज ए कैथोड हाफ सेल, यानी कि रिडक्शन अगर होता है। इसका अपोजिट कर दो बिल्कुल। अगर मान लीजिए इसको अपन कैथोड की तरह काम में लेते हैं, रिडक्शन अगर लेते हैं, तो रिडक्शन कैसे होगा? 2H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और क्या बना लेंगे? H2 गैस। H2 गैस बना लेंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भैया? प्लेटिनम नहीं, H आयन कंसंट्रेशन 1m से बन रहा है H2 1 ATM। किस पर? प्लेटिनम पर। ये लीजिए, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H प्लस 1m से बन रहा है H2 इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको एक मिनट रुको, इधर देखो, प्लेटिनम H2 1 ATM। ये लो, क्लियर हो गई बात। अगर इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखेंगे H प्लस से H2 बन रहा है, तो H प्लस ऑब्लिक हाफ H2 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। चलो, ये 4 बॉक्स बनाए हैं, इन 4 बॉक्स को ध्यान रखना। ये 0 कहां से आया? दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। IUPAC ने बोला था कि इसको 0 मानना है, एज्यूम्ड टू बी 0। ये ध्यान रखना, ये कोई निकाले हुए मान नहीं है कहीं से, ठीक है? चलो उतार लो, एज इट इज उतार लो। उतार लिया। देखिए, तो ये हमारा हुआ SHE कंप्लीट। अब SHE में हमको नोट्स में कैसे लिखना है? नोट्स में कैसे लिखना है? सबसे पहले अपने जो हेडिंग है वो डालनी है, फिर इसमें वही एरो लगा के 4-5 पॉइंट लिखने हैं कि यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है जिसका IUPAC के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 माना जाता है। क्या है? यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एज्यूम्ड टू बी 0 अकॉर्डिंग टू IUPAC। ठीक है, उसके बाद हमको लिखना है कि इसे एक एनोड हाफ सेल, एक कैथोड हाफ सेल दोनों की भांति काम में लिया जा सकता है। यानी कि इसको एक एनोड अर्ध सेल और कैथोड अर्ध सेल, यानी कि इस पे रिडक्शन भी हो सकता है, इस पे ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ठीक है, अगर रिडक्शन होता है तो ये रहा, ऑक्सीडेशन होता है तो ये रहा। इन दोनों रिएक्शन को याद रखना। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी बनावट क्या है? बनावट कैसे देखेंगे कि इसके अंदर एक पात्र होता है जिसमें 1m कंसंट्रेशन का, 1m सांद्रता का HCl का विलयन भरा होता है, जलीय विलयन। ठीक है, ये भर दिया। इसमें एक ग्लास जैकेट होता है, कांच का जैकेट होता है, जिसमें एक प्लेटिनम का तार डिप किया हुआ है। प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम ब्लैक की एक पट्टिका लगी होती है जिसकी प्रकृति अक्रिय होती है, यानी कि यह एक अक्रिय इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है,
इनर्ट इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, जब यहाँ हम 1 atm प्रेशर पर H2 गैस प्रवाहित करते हैं तो ये H2 गैस प्लेटिनम ब्लैक पर अधिशोषित हो जाती है। प्लेटिनम ब्लैक पर अधिशोषित होने के बाद यहाँ विलयन में H2 गैस एवं विलयन में उपस्थित H+ आयनों के मध्य एक साम्य स्थापित होता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, जनरेट होता है। तो उससे यह एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड बन जाता है, जहां याद करो हमने बताया था कि जब मेटल की रॉड और मेटल आयन जो विलयन में थे, मेटल की रॉड और मेटल आयन जो हैं, इन दोनों के बीच में एक साम्य स्थापित हो रहा था। उस साम्य स्थापित होने के दौरान एक पोटेंशियल जनरेट होता है, एक विभवांतर, एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक पात्र में विलयन भर के उसमें एक रोड रख दी थी, तो रोड क्या है, धातु, और अंदर क्या है विलयन में, धातु आयन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल बन जाते हैं, जहां एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, विभवांतर जनरेट होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आ गई बात समझ में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे के ऐसे ही यहां पर जनरेट हो रहा है, लेकिन यहां धातु आयन नहीं है, यहां गैस के आयन हैं, H आयन, और गैस ही यहां पर इलेक्ट्रोड का कार्य कर रही है। चूंकि अपन H2 को या गैस को किसी एक छड़ के रूप में नहीं लगा सकते, इसलिए हमने यहां पर प्लेटिनम काम में लिया है, ताकि प्लेटिनम पर गैस अधिशोषित हो जाए और हम आसानी से यहां एक इक्विलिब्रियम जनरेट कर सकें, साम्य स्थापित कर सकें। साम्य स्थापित हुआ, एक इलेक्ट्रोड विभव बना, एक इलेक्ट्रोड विभव बना, उसका मान क्या मान लिया, अकॉर्डिंग टू IUPAC उसका मान क्या मान लिया, 0। यह एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है, यह एक रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है, SOP हो सकता है, SRP हो सकता है। चाहे इसका SOP देख लो, चाहे इसका SRP देख लो, दोनों का मान क्या होता है, 0। इट इज एज्यूम्ड टू बी 0, माना गया है। मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसके बाद अगर हम इसको एनोड की तरह काम में लेते हैं तो ये इस तरह से काम में लेंगे, कैथोड की तरह काम में लेते हैं तो इस तरह से काम में लेंगे। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो ये देख लो, क्लियर हो गई बात? अब इसको काम में कैसे लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, वो देख लेते हैं। SHE फिनिश हो गया, देखिए मान लीजिए हमको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। किसका निकालना है? जिंक का, या बोल दो कॉपर का, सीधी सी बात है। किसका मान निकालना है? जिंक का या कॉपर का या किसी भी एक मेटल का, ठीक है। तो मान लीजिए अब इसको हम एज ए एनोड काम में लेना चाह रहे हैं। तो एज ए एनोड काम में अगर लेना है तो सीधा सा तरीका क्या है, इसको अपन ने लिखा लेफ्ट साइड में, एनोड याद करो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से एक इलेक्ट्रोड ये बना दिया और एक कोई भी इलेक्ट्रोड दूसरा जो हम पहले से काम में लेते हैं जिस तरीके से, ये लीजिए मेटल का इलेक्ट्रोड, वो यहां पर लवण सेतु लगा दिया, साल्ट ब्रिज, क्या लगा दिया, साल्ट ब्रिज लगा दिया, ये लीजिए। अब ये मेटल कौन सी हो सकती है? मान लीजिए ये कौन सी है, हमने ले ली कॉपर, ठीक है। यहां कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया, ये लीजिए, इनको दोनों को किससे जोड़ दिया? गैल्वेनोमीटर से। अब गैल्वेनोमीटर से तो हमको क्या पता चलेगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। हमने इसको अब जोड़ दिया वोल्ट मीटर से,
V क्या है, वोल्ट मीटर या विभवमापी। विभवमापी ज्यादा बेटर रहता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। फिजिक्स के अंदर तुम पढ़ोगे कि किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर यानी विभवमापी काम में लिया जाता है। दो सेलों के सेल पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस भी तुम ज्ञात करोगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहां अपन ने ये देख लिया, ये सेटअप कर दिया। सेटअप करने के बाद सीधा सा तरीका आएगा, वोल्ट मीटर या जो भी है अपने पास, इसका पोटेंशियल निकल के आ जाएगा, सुई ऊपर चढ़ जाएगी। अरे जब पोटेंशियल निकल के आ गया तो मान लीजिए वो कितना आ गया, प्लस 0.34 वोल्ट। ये एक सेल का सेल पोटेंशियल है, ध्यान रखना, इस पूरे सेल का सेल पोटेंशियल है, मैं किसी इलेक्ट्रोड का नहीं बोल रहा हूं अभी। समझ में आई मेरी बात? क्या है, V इज इक्वल टू, ये लो जी, इस सेल का सेल पोटेंशियल निकलने के बाद अब हम ज्ञात करेंगे इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। भैया ये तो हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। हमको पता है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, जानते हैं अपन इस बात को। ये हमारे लिए अननोन है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको नहीं पता। हमको इस पूरे सेल का सेल पोटेंशियल निकाल लिया हमने, सेल का सेल पोटेंशियल हमको पता चल गया। सेल का सेल पोटेंशियल पता लगने के बाद हमको निकालना है अब कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, हमको पता है इस चीज का। ये हमारे पास आ गया कितना, 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू ई कैथोड हमको ज्ञात करना है माइनस ई एनोड हमको पता है 0 होता है। इज दैट क्लियर? सही बोल रहा हूं ना मैं? चलो, ये आ गया हमारे पास 0। तो 0 को इसमें से लेस करोगे तो हम क्या बोल सकते हैं, ई कैथोड इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट प्लस का। चेक कर सकते हो। अरे ये 0 है, या तो इसमें से घटेगा या 0 में से ये घटेगा, ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा, 0 में से कोई वैल्यू घटेगी तो माइनस में आ जाएगी। जैसे हम दूसरा देखते हैं, ये आ गया हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान रखना, ये कंपैरिजन करके निकाला है किसके साथ, SHE के साथ। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है ये, ध्यान रखना। अब मान लीजिए ये क्या है, एक जिंक है। मैं दोबारा मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि जिंक को हमको राइट में रखना पड़ेगा, बिकॉज हम इसको अब कैथोड की तरह काम में लेने वाले हैं, ठीक है। चलो मैं मिटा के बना देता हूं। ये समझ में आया, यहां तक समझ में आया कि कॉपर का इलेक्ट्रोड वो कैसे निकाला अपन ने। सेम ऐसे ही हमने एक सेटअप लगाया जिंक के साथ में। किसके साथ में लगाया, जिंक के साथ में, ठीक है। एक लगा दिया हमने SHE, SHE तो किस में रख दिया इसमें राइट में, और यहां पे जिंक इलेक्ट्रोड रख दिया किसमें, लेफ्ट में। एक सेल बन गया। इस सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है हमको। ई सेल इज इक्वल टू, प्रैक्टिकली निकाला पोटेंशियोमीटर द्वारा या वोल्टमीटर द्वारा, वो आया हमारे पास प्लस के 0.76 वोल्ट। विशेष ध्यान रखना, सेल का सेल पोटेंशियल कभी भी माइनस में नहीं आता है। सेल का सेल पोटेंशियल कभी भी माइनस में नहीं आता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस और माइनस हो सकते हैं, सेल पोटेंशियल कभी भी माइनस में नहीं होगा, हमेशा किसमें होगा, प्लस में होगा। चलिए, ये निकल गया भैया। हमको पता है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेफ्ट में कौन है, एनोड, राइट में कौन है, कैथोड। क्लियर, एनोड कैथोड। अब देखो हमको क्या निकालना, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए ई सेल कितना आया हमारे पास, प्रैक्टिकल वैल्यू है, इज इक्वल टू कैथोड का कितना होता है 0, एनोड का कितना है ज्ञात करना है। तो लो भैया, ई ए इज इक्वल टू ई एनोड इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। ये जिंक और कॉपर का ही क्यों बताया, क्योंकि इनकी वैल्यू मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं। इसी तरह से अलग अलग मेटल को SHE के साथ में
स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर ये ध्यान रखना ई नोट है, विशेष ध्यान रखना ई नोट है भैया ये। हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशंस में, स्टैंडर्ड कंडीशंस का है, किसी भी अलग कंडीशन की बात करें, किसी भी कंसंट्रेशन, अदर कंसंट्रेशन या अदर टेम्परेचर की बात करें तो ये मान बदल जाएगा। हम केवल स्टैंडर्ड कंडीशंस, मानक परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि 0.76 माइनस में कैसे आया। अलग अलग मेटल्स जो हैं उनको इसी तरह से जिंक इसके साथ SHE के साथ में जोड़कर एक सेल बनाया, सेल बना के उनका सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया, सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के, और हमने क्या किया, उनको घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर के अंदर उस पूरी जितनी भी मेटल्स हैं सभी मेटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जमा दिया, और जमाने के बाद एक सीरीज प्राप्त हुई, एक सीरीज मिलती है हमको। वो सीरीज है, नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में देखेंगे। अरे बता देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगला टॉपिक है, टेंशन मत लो। क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे आते हैं, ये सब कुछ अपन अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE की सहायता से या NHE की सहायता से कैसे निकाला जाता है। क्लियर? चलो।